सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और देखिए पिछली क्लास में हम डीपी को हम सोल्व कर रहे थे। प्राइमल प्रॉब्लम से डीपी फाइंड करते हुए डीपी को हमने सोल्व किया था। और ड्यूल प्रॉब्लम में देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और देखिए इस कॉन्सेप्ट में किसी को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता देना। और देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल में कैसे बदला जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट सिंपल है। और ड्यूल प्रॉब्लम में प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर मिलता है, सिलेक्ट सरप्लस के नीचे देखिए जो भी जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज मिलती है वो सिक्वेंसली हमें लेनी पड़ती है और वहां से देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और पूरा एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। और आपके देखिए इस बुक में 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देखिए हर प्रश्न को अच्छे से सोल्व करें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखिए बताएं, नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में बदलकर हम सोल्व करते हैं। और कैसे सोल्व करते हैं तो ये तो देखिए ये कोई नया टॉपिक नहीं रहा है और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस बात से आप काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित हो गए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। और देखिए डीपी को पीपी में बदलना, पीपी को डीपी में बदलना, पिछले 2-4 दिनों से हम यही काम कर रहे हैं। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखिए आज जो मेरा टारगेट है, यहाँ पर देखिए हम 2 थ्योरम देखेंगे। और देखिए जिसमें सबसे पहली थ्योरम है आपके इस बुक में, देखिए 2 थ्योरम हैं। और देखिए हालांकि थ्योरम तो और भी है लेकिन ये 2 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकती हैं। देखिए सबसे पहले हम एक थ्योरम यहाँ पर देखेंगे, तो चलिए आप नोट कीजिए। तो देखिए थ्योरम क्या है, द ड्यूल ऑफ द ड्यूल इज द प्राइमल प्रॉब्लम। तो देखिए ड्यूल, यहाँ पर देखिए ये थ्योरम क्या है, ड्यूल प्रॉब्लम, अगर किसी प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम हम लेते हैं और वापस उसकी ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करते हैं तो प्राइमल प्रॉब्लम हमें मिल जाती है। तो लिखें आप, द ड्यूल ऑफ द चलो नोट कीजिए आप इस थ्योरम को, उसके बाद देखिए इस थ्योरम को हम प्रूफ भी करेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान थ्योरम है और देखिए कई बार देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। और देखिए यहाँ पर बी सेक्शन में, और आपको एक बात मैं बता दूं, देखिए आपका जो पेपर होता है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन देखिए इस तरह से थ्योरम से पूछ लिया जाता है और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से सोल्व कीजिए। तो देखिए पीपी की डीपी लिखनी पड़ेगी और उस डीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना होगा, सिंप्लेक्स टेबल्स हमें बनानी पड़ेगी और उसके बाद ऑप्टिमम टेबल में हम प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देखिए लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर उसके कंपैरिजन में अगर ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाए तो ये काफ़ी आसान होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ड्यूल ऑफ द ड्यूल ऑफ ए प्राइमल प्रॉब्लम इज प्राइमल प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम लिखना आपको आता है और उस ड्यूल प्रॉब्लम को प्राइमल प्रॉब्लम मानते हुए फिर से यदि ड्यूल प्रॉब्लम हम निकालें तो वह जो ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन में दी गई है उसके इक्वल आ जाती है, यानी सिमिलर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए पीपी की हम क्या निकालेंगे, डीपी हम निकालेंगे और इसकी एक बार फिर से ड्यूल प्रॉब्लम हम निकालेंगे तो फाइनली वापस क्या आ जाएगा, प्राइमल प्रॉब्लम। तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम आप निकालें और उस ड्यूल प्रॉब्लम को प्राइमल प्रॉब्लम मानते हुए एक बार फिर से आप ड्यूल प्रॉब्लम निकालें। तो देखिए यहाँ पर देखिए डीपी की हम एक बार फिर से डीपी फाइंड करते हैं तो डीपी की डीपी वो क्या हो जाती है, प्राइमल प्रॉब्लम हो जाती है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्राइमल प्रॉब्लम मान के चलते हैं। तो लिखें आप,
माना प्राइमल प्रॉब्लम है, हम एक प्राइमल प्रॉब्लम जिसे हम आद्य समस्या कहते हैं, यानी वो गिवन एलपीपी होती है। तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम हम यहाँ सपोज करके चलते हैं, और प्राइमल प्रॉब्लम देखिए हम मान लेते हैं मैक्सिमम या मिनिमम ले लीजिए। प्राइमल प्रॉब्लम देखिए मिनिमम में ठीक लगती है, क्योंकि जब हम उसकी डीपी बदलते हैं तो वो मैक्सिमाइजेशन में हो जाती है, और जितने भी प्रतिबंध होते हैं वो लेस देन में आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस डीपी को सिंप्लेक्स से सोल्व करना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो हालांकि प्राइमल प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए मिनिमाइजेशन में होती है तो बहुत बढ़िया। हालांकि प्राइमल प्रॉब्लम ये भी नेसेसरी नहीं है, ये भी आवश्यक नहीं है कि मिनिमाइजेशन में ही हो, मैक्सिमाइजेशन में भी हो सकती है। लेकिन पीपी से डीपी और डीपी के द्वारा पीपी का सॉल्यूशन अगर निकालना होता है तो प्राइमल प्रॉब्लम जनरली मिनिमाइजेशन में ही दी जाती है, क्योंकि प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेट होता है, तभी हम उसे ड्यूल प्रॉब्लम में बदलकर सोल्व करते हैं। और प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेट कब होगा? जब वह मैक्सिमाइजेशन में होगी। तो मैक्सिमाइजेशन में होगी तो यहाँ पर लेस देन आएगा, लेस देन आने से देखिए क्या होगा, देखिए मिनिमम है, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन होगा, मैं थोड़ा सा लेस देन बोल दिया। यहाँ देखिए प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में होगी तो यहाँ ग्रेटर देन आएगा, है ना। जितने भी प्रतिबंध है आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख रखा होगा, है ना, मैंने बताया भी था मिनिमाइजेशन के साथ ही आता है। इस कंडीशन में स्लैक ऐड हो जाते हैं, और स्लैक ऐड हो जाते हैं तो वहाँ पर यूनिट वेक्टर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वो नहीं मिल पाते हैं। फिर हम आर्टिफिशियल लेते हैं तो प्रोसेस देखिए, रिजल्ट तो इससे आना है लेकिन प्रोसेस लंबी हो जाती है। तो जनरली जो प्राइमल प्रॉब्लम होती है तो वो मिनिमाइजेशन में ली जाती है। क्वेश्चन में आपको यही मिलेगी जब पीपी के द्वारा डीपी के द्वारा सॉल्यूशन पूछा जाएगा। चलिए खैर ये तो सॉल्यूशन वाली बात रही, इस टॉपिक को तो हम छोड़ें। फिलहाल हमें यहाँ पर देखिए एक प्राइमल प्रॉब्लम लेकर चलना है, और प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करनी है, और उस ड्यूल प्रॉब्लम से फिर एक बार फिर हमें ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करनी है। तो ड्यूल प्रॉब्लम जो होती है वो प्राइमल प्रॉब्लम ही होती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए हमें प्रूव करना है। तो देखिए एक प्राइमल प्रॉब्लम ले लेते हैं, मिनिमम जेड इक्वल सी एक्स। अब देखिए प्राइमल प्रॉब्लम एक एलपीपी होती है जिसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं। एक कंडीशन हम ले लेते हैं ए एक्स। अब ये मिनिमम में है तो यहाँ क्या आएगा, देखिए कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम लेते हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेते हैं, और जो नॉन नेगेटिव कंडीशंस होती है, ये तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में एक कॉमन सी बात है कि नॉन नेगेटिविटी यहाँ पर होती है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नेगेटिव नहीं होता है। तो देखिए ये प्राइमल प्रॉब्लम है। अब इस प्राइमल प्रॉब्लम को हमें ड्यूल प्रॉब्लम में बदलना है। तो देखिए इसकी ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी, तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम 1 की ड्यूल प्रॉब्लम, तो देखिए डीपी हम लिखते कैसे हैं, और देखिए ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं कि ड्यूल प्रॉब्लम हम कैसे लिखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और देखिए इस पे अब डिस्कस करना, देखिए टाइम को खराब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी ड्यूल प्रॉब्लम हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए जब प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में होती है तो ड्यूल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में बदल जाती है। और यहाँ पर देखिए ये जो जेड पी है इसको हम जेड पी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमल प्रॉब्लम है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो देखिए जेड पी से डिनोट किया जा सकता है। संकेत हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई से भी नोटेशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम जेड पी प्राइमल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जेड डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है, ड्यूल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, जनरली हम जेड स्टार ले लें, जेड डैश ले लें, लेकिन ड्यूल के साथ डी अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए ये लीजिए मैक्सिमम जेड डी इक्वल, आपको मैंने बता रखा है ये बी यहाँ ट्रांसफर हो जाता है लेकिन ट्रांसपोज के साथ, और यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम का जो नया वेरिएबल होता है वो हम W से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जो भी W1 W2 वो B की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितने प्रतिबंध हैं, या जितने कॉन्स्टेंट होंगे, जितने प्रतिबंध होंगे उतने ही इधर देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स हो जाते हैं। बता रखा है इसमें प्रतिबंधों की संख्या इसमें चरों की संख्या के बराबर हो जाती है। यहाँ पर 3 प्रतिबंध होते हैं तो यहाँ पर W1 W2 W3 आ जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग देखिए आगे भी यही प्रोसेस होती है। चलिए अब यहाँ पर जो कंडीशन है, देखिए यहाँ पर इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रतिबंध किस तरह से बदल जाते हैं, ए ट्रांसपोज हो जाता है, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज के साथ ये लीजिए, और ग्रेटर देन का क्या हो जाता है, लेस देन। ये सी यहाँ पर सी ट्रांसपोज बन जाता है, और यहाँ जो वेरिएबल है वो भी नॉन नेगेटिव कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ड्यूल प्रॉब्लम है
वो किसकी ड्यूल प्रॉब्लम है? प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की। वैसे अभी इसे सोल्व भी करना है, सोल्व करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, तो फाइनल सोल्व है। ठीक है, तो देखिए इस पीपी की हमने डीपी फाइंड कर ली है, अब इसे हम पीपी मान लेते हैं, ये है प्राइमल प्रॉब्लम। और देखिए इसकी ड्यूल प्रॉब्लम आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो लिखिए आप लिखें आप, यदि देखिए यहां पर इसको हम प्राइमल मान के चल रहे हैं, क्योंकि जिसका हम ड्यूल निकालते हैं वो प्राइमल मान सकते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमल प्रॉब्लम हो गई और इसकी ड्यूल प्रॉब्लम हमें फाइंड करना है। तो देखिए दो की हम क्या निकालेंगे? ड्यूल प्रॉब्लम। होगी। अब देखिए इसकी ड्यूल प्रॉब्लम कैसे लिखें? तो देखिए किसी एलपीपी की ड्यूल प्रॉब्लम हम कैसे लिखते हैं, ये कोई नया मैटर नहीं है, पिछले 2-3 दिनों से यही काम कर रहे हैं। और देखिए जब एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार हम रिवाइज करते हैं तो फिर कन्फ्यूजन नाम का कोई भी पॉइंट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक एलपीपी है और इस एलपीपी को हमें एक बार फिर से ड्यूल प्रॉब्लम में बदलना है। इसको तो हमने ड्यूल में लिख लिया, लेकिन इसको भी वापस हमें ड्यूल प्रॉब्लम में बदलना है। द्वैती समस्या की द्वैती समस्या यानी ड्यूल की ड्यूल। तो यहाँ पर देखिए ड्यूल पे हम ड्यूल प्रॉब्लम एक बार फिर से निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम नंबर 2 का ड्यूल प्रॉब्लम हम निकाल रहे हैं, और ड्यूल प्रॉब्लम जब निकालते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नेचर बदल जाती है, मैक्सिमाइजेशन है तो क्या हो जाएगा? मिनिमाइजेशन। तो ये लीजिए मिनिमाइजेशन। अब सिंबल क्या लें? यहाँ पर देखिए ये है ड्यूल प्रॉब्लम फर्स्ट, अब इसकी भी हम ड्यूल प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेड डैश ले लेते हैं, ये लीजिए, यानी एक बार फिर से हम ड्यूल प्रॉब्लम की सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, जेड स्टार ले लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था ये सी ट्रांसपोज, ये वाला जो भी वेक्टर है ये मैट्रिक्स होती है वैसे कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर भी कहते हैं। तो ये वेक्टर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाता है, आपको बता रखा है मैंने, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं सी और बी, लेकिन ट्रांसपोज के साथ। तो यहाँ पर देखिए बी टी सी टी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे लेकिन ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, ये लीजिए। अब इसके बाद देखिए जो कंडीशन है, कंडीशन किस तरह से बदलेगी? यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसपोज हो जाता है, यहाँ जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, देखिए यहाँ ए था तो ड्यूल प्रॉब्लम लिखते समय हमने उसका ट्रांसपोज लिया था, तो यहाँ भी देखिए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये लीजिए इस एटी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू। अब जब भी हम देखिए ड्यूल प्रॉब्लम हम फाइंड करते हैं तो देखिए हमें एक नया वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हमने इसकी ड्यूल प्रॉब्लम ये लिखी थी तो यहाँ पर देखिए इधर तो वेरिएबल एक्स था, इधर वेरिएबल क्या हो गया? डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर एक नया सिंबल हमें लेना पड़ेगा, एक न्यू वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पीपी से जब डीपी लिखते हैं तो वेरिएबल्स बदल जाते हैं, और प्राइमल प्रॉब्लम में जितने प्रतिबंध होते हैं, जितनी कंडीशंस होती है, उतने उसमें वेरिएबल हो जाते हैं ड्यूल प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका ट्रांसपोज कर दिया, और W की जगह हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं V, और मिनिमाइजेशन है तो सब क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन में। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ क्या है? देखिए यहाँ है B ट्रांसपोज, तो वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ B ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा? ये लीजिए, आपको बता रखा है सारी बातें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी वेरिएबल होगा ड्यूल प्रॉब्लम का वो नॉन नेगेटिव होगा। तो सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं? यहाँ पर नॉन नेगेटिव होते हैं। तो देखिए ये सिंपल सा प्रोसेस है, और एक बात ये भी समझ लें, जो प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई की और इस पर अप्लाई करके हमने ये फाइंड किया, तो देखिए पीपी को अगर हमें डीपी में बदलना है तो हम इस तरह से देखिए प्रोसेस हम यूज करते हैं, और यही प्रोसेस देखिए हमने इस सेकंड वाली प्रॉब्लम पर हमने अप्लाई की। तो देखिए हमें कौन सी प्रॉब्लम मिली? ये वाली। तो देखिए जिस प्रोसेस से हमें 1 से 2 मिली है उसी प्रोसेस से देखिए 2 से 3 मिली है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं है। चलिए, तो देखिए ये है देखिए दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें सोल्व करना है, और ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए बिल्कुल प्राइमल प्रॉब्लम के सिमिलर। चलिए
अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। मिनिमम जेड डी डैश इक्वल, देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स थ्योरी है, अगर हम ट्रांसफॉर्म पे एक बार फिर उसका ट्रांसपोज का एक बार फिर से हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, परिवर्तन ले लेते हैं, तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, कोई नई बात नहीं है। और यहाँ देखिए वेरिएबल भी तो लेना पड़ेगा, ये मिस हो गया है, ये लीजिए वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल वी था, मैंने वी लिख दिया है, मिस हो गया था, ये लीजिए। अब देखिए जो कंडीशन है वो किस तरह से, आप इसे सोल्व कीजिए। तो देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए वी ग्रेटर देन इक्वल, और ये भी क्या हो जाएगा, देखिए बी एंड वी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगी देखिए थर्ड। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर करें तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मिनिमाइजेशन में है, और ये भी देखिए मिनिमाइजेशन में है। इसका देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, CV, और वहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ ऑब्जेक्ट है CX। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से देखिए हमें मिली है। और AX ग्रेटर देन इक्वल B, यहाँ है AV ग्रेटर देन इक्वल B, और उधर X ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और यहाँ पर देखिए V ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, यानी इक्वल ही हम कह सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 3 ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, केवल हमने सिंबल बदले हैं। यहाँ x है और वहां पर थर्ड में क्या है, v है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम और उसकी भी ड्यूल प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्राइमल प्रॉब्लम ही हो जाती है। तो क्या है, विच इज सेम एज प्राइमल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो क्या लिखोगे, जो कि PP1 के समान है, प्राइमल प्रॉब्लम लिख लीजिए आप, जो कि प्राइमल प्रॉब्लम नंबर 1 के समान है। और इससे क्या प्रूफ हो जाता है, इससे प्रूफ हो जाता है कि किसी प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम प्राइमल प्रॉब्लम होती है। तो लिख लीजिए, अतः क्या प्रूफ होता है, किसी प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम यानी ड्यूल ऑफ ड्यूल इज प्राइमल प्रॉब्लम। और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए जो भी प्रूफ करना है बिल्कुल आसान है, PP से आप किस तरह से ड्यूल प्रॉब्लम लिखते हो और वही प्रोसेस देखिए 2 बार अप्लाई कर दीजिए, तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। अब देखिए आप सिंबल तो कई तरह से ले सकते हो, है ना, इसको या तो आप पहले प्राइमल प्रॉब्लम में लिखें ड्यूल में, फाइनल रिजल्ट देखिए इस तरह से ही मिलेगा। केवल 3 स्टेप का क्वेश्चन है ना। एक बार आप फर्स्ट स्टेप में दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल लिख लीजिए, और उसके बाद अगली स्टेप में एक बार फिर उसकी ड्यूल प्रॉब्लम बना लीजिए। तो जैसे हम ड्यूल प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्राइमल प्रॉब्लम के इक्वल आ जाती है। तो देखिए इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल सा टॉपिक था, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और उस इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ ही देखिए ये ड्यूलिटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, और आपकी ये यूनिट भी लगभग कवर हो जाती हैं। केवल एक कॉन्सेप्ट इसमें बचता है, वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि देखिए कल की क्लास में हम देखेंगे। तो देखिए एक थ्योरम और लिखें, देखिए थ्योरम किस तरह से है यहाँ पर, एक्स इज ए फिजिबल सॉल्यूशन। एक्स यहाँ पर एक फिजिबल सॉल्यूशन है किसका, प्राइमल प्रॉब्लम का, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम। एक प्राइमल प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए, और प्राइमल प्रॉब्लम किस तरह से दे रखी है। और देखिए प्रॉब्लम में यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स है लीनियर प्रोग्रामिंग्स, तो उसमें देखिए एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, मिनिमम ZP इक्वल CX, और एक कंडीशन होती है। और कंडीशन किस तरह से देखिए हम लिखते हैं, AX ग्रेटर देन इक्वल B, और एक होती है नॉन नेगेटिव कंडीशन X ग्रेटर देन इक्वल 0। ये देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर X क्या है, देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए पहले मैं थ्योरम लिख देता हूँ, उसके बाद एक साथ हम समझेंगे।
W इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ इट्स ड्यूल प्रॉब्लम। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है इन दिस कंडीशन, हमें प्रूफ करना है सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, दैट इज जेड पी ग्रेटर देन इक्वल जेड डी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, दोनों लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद देखिए आप हम इसे प्रूफ करेंगे। ये नोट कर लीजिए आप। यदि x किसी प्राइमल प्रॉब्लम, और प्राइमल प्रॉब्लम क्या है देखिए यहां पर मिनिमम जेड पी इक्वल सी एक्स, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। और देखिए फिजिबल सॉल्यूशन सुसंगत हल, तथा W इसकी ड्यूल प्रॉब्लम का सुसंगत हल है। तो क्या प्रूफ करना है देखिए सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी टी डब्ल्यू, दैट इज हमें बताना है यहाँ पर क्या बताना है, जेड पी ग्रेटर देन जेड डी, अर्थात जेड पी का मान क्या होना चाहिए, जेड डी से बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये थ्योरम है, इस थ्योरम को आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद देखिए हम इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए बहुत आसान थ्योरम है। अब देखिए यहाँ पर इस थ्योरम को पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है, क्या हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक प्राइमल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन दिया गया है, और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, जो दी गई एलपीपी की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, है ना। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई भी थी आपको शुरुआत में। फिजिबल सॉल्यूशन सुसंगत हल होता क्या है, जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। एलपीपी में देखिए जो प्रतिबंध होते हैं, वैसे यहाँ पर यही तो प्रतिबंध हैं, ये एलपीपी के यही तो कॉन्स्टेंट होते हैं, और जो इन्हें सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी यहाँ पर एक्स में ही है, तो हम यहाँ पर एक्स हम पुट कर सकते हैं, ये कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस प्राइमल प्रॉब्लम का जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो एक्स दिया गया है, और इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर देखिए एक और इसमें ड्यूल प्रॉब्लम भी है, ड्यूल प्रॉब्लम का सॉरी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू दिया है। तो प्राइमल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, पीपी का फिजिबल सॉल्यूशन एक्स है और डीपी का फिजिबल सॉल्यूशन डब्ल्यू है, ये सॉल्यूशन हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जब सुसंगत हल हैं, फिजिबल सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेंगे, दोनों प्रॉब्लम की जो कंडीशंस हैं उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। और कंडीशंस देखिए ये रही, प्राइमल प्रॉब्लम की कंडीशंस ये रही, और ड्यूल प्रॉब्लम की कंडीशंस कब मिलेगी, जब हम इसकी ड्यूल प्रॉब्लम हम लिखेंगे। यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम नहीं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्यूल प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट पर आधारित थ्योरम है, देखिए। और देखिए सीधी ये 7 मार्क्स में आई हुई है, कोटा यूनिवर्सिटी में देखिए इस तरह की थ्योरम्स आ जाती हैं, और बहुत आसान थ्योरम है, और इतनी आसान है कि देखिए जब हम इसे यहाँ पर प्रूफ कर लेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि ये आसान नहीं है, ये तो आसान से भी आसान है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए गिवन प्राइमल प्रॉब्लम, तो लिखिए आप दी गई प्राइमल प्रॉब्लम। तो देखिए हमें प्राइमल प्रॉब्लम क्या दे रखी है, फिर हम उसकी ड्यूल प्रॉब्लम लिखेंगे, और जो भी यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन दे रखे हैं वो हम उसमें पुट कर देंगे। जो भी प्रतिबंध होंगे, प्रतिबंधों में ही देखिए हम जो भी सॉल्यूशन होता है पुट कर देते हैं, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, उसे सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम क्या है, ये दे रखी है। देखिए प्राइमल प्रॉब्लम किस तरह से, अब थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लिख लेते हैं। मिनिमम जेड पी इक्वल क्या है, देखिए सी एक्स, कंडीशन क्या है यहाँ पर, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी,
और नॉन नेगेटिव कंडीशंस होती है, ये सब पता है आपको। अब देखिए इसकी हमें ड्यूल प्रॉब्लम लिखनी है, तो चलिए इसकी डीपी क्या होगी, इसकी डीपी होगी, देखिए डीपी कैसे लिखते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। देखिए मैक्सिमम जेड डी इक्वल BTW और कांस्टेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर A ट्रांसपोज W लेस देन इक्वल C ट्रांसपोज। और देखिए एक नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल्स यहाँ पर नॉन नेगेटिव होते हैं। तो देखिए ये है प्राइमल प्रॉब्लम और ये है ड्यूल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इसका फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, x है, और इसका फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, w है। तो यहाँ पर देखिए ये है कंडीशंस, ये जितने भी कांस्टेंट है, देखिए इस प्राइमल प्रॉब्लम के कांस्टेंट ये होते हैं प्रतिबंध, और इसके ये होते हैं। इन प्रतिबंधों को कौन सेटिस्फाई करेगा, x, और इनको कौन सेटिस्फाई करेगा, w। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फिजिबल सॉल्यूशन है। यहाँ तो देखिए x और w हमें गिवन है, यहाँ पर अगर x1 w1 कुछ भी दिया जा सकता, अगर x1 दे दिया जाता तो a x1 ग्रेटर देन इक्वल b हो जाता और x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाता, क्योंकि x1 इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि x1 फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही है कि वो प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करे। जितने भी प्रतिबंध हैं उन सभी को यदि कोई सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है तो उसी को हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए ये आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x क्या है, देखिए x तथा w क्रमशः प्राइमल प्रॉब्लम तथा ड्यूल प्रॉब्लम के फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन सुसंगत हल है। अब सुसंगत हल है, फिजिबल सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, देखिए फिजिबल सॉल्यूशन है तो जितनी भी कंडीशन है वो x और w के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी प्रतिबंध आपको दिख रहे हैं, वैसे दो ही प्रतिबंध होते हैं, है ना, ये ऋणात्मक प्रतिबंध होते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन, और ये जो भी मेन कंडीशंस होती हैं, तो इतने कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनमें सब में हम क्या करेंगे, x पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो फिजिबल सॉल्यूशन x ही दिया है तो x की जगह x ही रहेगा, और अगर x1 दे दिया जाता तो फिर वहाँ x की जगह हम x1 कर देते हैं। तो इसमें आप x की जगह आप x पुट कीजिए, क्योंकि x ही यहाँ फिजिबल सॉल्यूशन है, ये लीजिए। और साथ में देखिए x ग्रेटर देन क्या है, और इसके अलावा देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, देखिए A ट्रांसपोज W लेस देन इक्वल C ट्रांसपोज। और W क्या है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ X और W DP और PP के फिजिबल सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पर X तो प्राइमल प्रॉब्लम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, W ड्यूल प्रॉब्लम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि वो फिजिबल सॉल्यूशन है। चलिए वहाँ कंडीशन में हमने x की जगह x और w की जगह w पुट कर दिया, तो यही हमें मिलेगा। तो ये तो ये क्या है, देखिए प्राइमल प्रॉब्लम की कंडीशंस से मिला है और ये ड्यूल प्रॉब्लम की कंडीशन से मिला है। अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा ड्यूल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बड़ा होता है। लेकिन ध्यान रहे प्राइमल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है, यहाँ ZP मिनिमाइजेशन में है, और ZD क्या है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन में। एक बार हम देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, थ्योरम में यही दिया है, ठीक है, मिनिमम ही है। तो यहाँ पर देखिए ZP मिनिमम में है, ZD मैक्सिमाइजेशन में है, तो यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल क्या आएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा। और यहाँ पर देखिए अगर मैक्सिमाइजेशन आ जाए तो यहाँ सिंबल बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये यूं मान के चलें, पर्टिकुलर केस मान लीजिए आप इस थ्योरम का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर मिनिमम है तो यहाँ ग्रेटर देन है, सीधी सी बात। ये थ्योरम एक जनरल रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखिए डायरेक्ट ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो अगर ये वाली कंडीशन दे रखी है
और इसकी ड्यूल प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर वो ZD है तो उसमें ये रिलेशन होता है जब वो प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में हो। अगर प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में हो जाती है तो यहाँ पर इनइक्वलिटी बदल जाती है। चलिए तो यहाँ पर चलिए जो भी गिवन है वो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ZP को ZD से बड़ा बताना है, ZP को हमें ZD से, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए ZP क्या है, यहाँ पर CX है और ZD क्या है, यहाँ पर देखिए ZD ये रहा BTW, यानी हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है और इसके बेस पर हम कह सकते हैं ZP ग्रेटर देन इक्वल ZD। तो फाइनली देखिए हमें तो ये बताना है CX ग्रेटर देन इक्वल BTW। अब देखिए ये कैसे बताएं, तो यहाँ पर देखिए हम इनको लेके चलेंगे, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये C किस में है, देखिए C इसमें है, कंडीशन ये हमें लेके चलना होगा यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से, ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। और देखिए यहाँ C है और यहाँ C ट्रांसपोज है, और देखिए C ट्रांसपोज से हम C कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये प्रूफ करना है। और ये मटेरियल हमारे पास है, इसी के आधार पे तो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए C इसमें नहीं है, है ना, और लेकिन इसमें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है C, तो यहाँ पर ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। तो देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नहीं कहेंगे इसे, एक स्टेटमेंट मान लीजिए फ्रॉम 2, बस इस तरह से आप लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सेकंड की बात करें तो इस सेकंड से देखिए A ट्रांसपोज W किसके इक्वल है, और अभी मैंने आपको बताया जो प्रूफ करना है उसमें देखिए C आ रहा है, तो C को लाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड का आप ट्रांसपोज ले लीजिए। अब यहाँ पर मैट्रिक्स के सिंपल से देखिए कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ये लीजिए, दोनों तरफ हमने सिमिलर प्रोसेस हमने अप्लाई कर दी है। और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, WT और A ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए C। और ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए मैट्रिक्स थ्योरी में आपने दो बातें पढ़ी होगी, दो मैट्रिक्स A B है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। और एक बात और आपने देखी होगी, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सभी जानते हैं, ये हमने यहाँ अप्लाई किया। A B का ट्रांसपोज हो जाता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ कहलाता है ये, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट, देखिए WT, यहाँ पर देखिए CWA, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल C। अब देखिए हमें लाना क्या था, मैंने आपको बताया था ZP ग्रेटर देन इक्वल ZD, ये लाना था। देखिए ZP क्या है, यहाँ पर CX है, और ZD क्या है, यहाँ पर ZD ये रहा, है ना, ड्यूल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये लाना है। तो लेकिन यहाँ तो देखिए C है, और यहाँ क्या है, देखिए CX। चलिए पहले हम इसे लेफ्ट में ले लेते हैं, है ना। तो देखिए C के साथ CX लाना है, X भी लाना है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम इस तरह से लिख लेते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, C ग्रेटर देन, ठीक है, C बड़ा है यहाँ पर W ट्रांसपोज A से, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए A ग्रेटर देन B को B लेस देन A लिखा जा सकता है, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर इसको हमने इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें लाना क्या था, CX, जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइनल, ZP ग्रेटर देन ZD, और ये था देखिए CX ग्रेटर देन इक्वल यहाँ BTW, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए C के साथ हमें X लाना है, ये इनइक्वलिटी है, दोनों तरफ किसी का भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम X का मल्टीप्लाई कर देंगे, CX ग्रेटर देन इक्वल W ट्रांसपोज A, और ये लीजिए X। ये X क्या है, यहाँ पर देखिए X इस तरह से लिया जाता है, अगर आपको कुछ पता हो तो। X यहाँ पर देखिए चरों का स्तंभ मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, तो ये बता रखा है मैंने आपको। तो यहाँ पर देखिए
राइट साइड में एक मैट्रिक्स है, हमने उसे x से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर x एक वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स को हम यहाँ पर देखिए वेक्टर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों तब देखिए किससे मल्टीप्लाई किया है, x से। जब भी हम किसी भी इनइक्वलिटी को, असमीका को जब हम किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वांटिटी का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाता है, और नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज नहीं होता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए यहाँ हमने साइन चेंज नहीं किया। साइन चेंज क्यों नहीं किया, उसका भी कारण है। देखिए x जो है यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव क्वांटिटी से देखिए ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होती तो ये लेस देन हो जाता। तो ये छोटी सी बात है, देखिए हर छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल लॉजिकली हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए ये एक मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स को हम किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए, है ना। आपने देखिए तत्समकता, साहचर्यता, क्रम विनिमयता, तो ये साहचर्य गुणधर्म कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स में होता क्या है, ए और बी सी किसके इक्वल होता है, ए बी इंटू सी। इस तरह से देखिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एलजेब्रा में आपने काफी डिटेल में पढ़ रखा है, इस पर डिस्कस करना समय खराब करना है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ें, सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल लाना ये है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है। लेफ्ट साइड बैलेंस हो गई, उसे डिस्टर्ब नहीं करना। राइट साइड में बी ट्रांसपोज डब्ल्यू लाना है। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू तो है, बी कहीं नहीं है। तो देखिए ये ए एक्स किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए एक्स किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पर ये कंडीशन देखिए, ए एक्स की वैल्यू बी या बी से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स की जगह हम बी पुट कर देंगे, और देखिए ये कौन सी कंडीशन थी, 1। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फ्रॉम 1। और देखिए यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी के इक्वल है या फिर बी से बड़ी है। तो ये अगर हम यहाँ पर देखिए ए एक्स को हटाकर हम उससे छोटी क्वांटिटी रख रहे हैं तो ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ए एक्स क्या है, हम ये इस इक्वेशन फर्स्ट, ये जो भी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से यहाँ पर ए एक्स की जगह हम बी पुट कर रहे हैं। और देखिए ऐसा करने से ये चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ए एक्स को हटा रहे हैं, यहाँ पर ए एक्स को रिमूव कर रहे हैं, और ए एक्स के स्थान पर उससे भी छोटी क्वांटिटी है उसको इक्वल। देखिए यहाँ बी की जो वैल्यू है वो ए एक्स के कंपेरिजन में या तो छोटी है या इक्वल है। अगर हम इक्वल रखते हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, वेटेज वही रहेगा। अगर हम ए एक्स से छोटी क्वांटिटी रखते हैं तो देखिए राइट साइड वाला पोर्शन तो ऑलरेडी छोटा है, और छोटे को और छोटा बना दिया जाए तो भी लेस देन, यहाँ पर ये ग्रेटर देन सिंबल ही रहेगा, राइट साइड वाला बड़ा ही रहेगा। हाँ वो अलग बात है, अगर यहाँ पर देखिए ए एक्स को हटाकर हम इससे भी बड़ी क्वांटिटी रख देते हैं तो इसके डिस्टर्ब होने का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इससे तो छोटी है या फिर बराबर है, इक्वल है या फिर लेस देन है। तो लेस देन इक्वल का रिलेशन है ए एक्स के साथ इस बी का, इसलिए यहाँ पर ये साइन डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए लाना ये है, आ जाएगा। देखिए ये राइट साइड में बी ट्रांसपोज लाना है। अब देखिए ये और ये दोनों में यहाँ पर देखिए बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल बी ए हो जाए, नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है कि ए बी इक्वल बी ए हो जाए। तो जनरल केस में तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। हाँ कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जनरल केस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। अब क्या करें, इसको कैसे बराबर दिखाएं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी, देखिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। हालांकि देखिए W क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, एक स्तंभ मैट्रिक्स होता है, क्योंकि देखिए W में क्या होते हैं, वेरिएबल्स और चरों का यहाँ पर देखिए स्तंभ मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए W ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ WT की बात करें तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो रो मैट्रिक्स बदल जाती है ना, रो में बदल जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर रो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये स्तंभ मैट्रिक्स है तो ये पंक्ति मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगी किस तरह से होगी,
ये W ट्रांसपोज यहाँ पर इस तरह से होगा, W1 W2 W3, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये रो मैट्रिक्स है, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए इसे मैं हटा देता हूं यहां से। अब इसके बाद देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं बी की। तो बी क्या है यहां पर देखिए, बी की अगर हम बात करें तो बी होता क्या है, बी होता है कॉलम। अब देखिए बी तो है कॉलम मैट्रिक्स और डब्ल्यू टी क्या है, रो मैट्रिक्स। चलो इसको भी अब मैं हटा देता हूं। तो यहां पर देखिए ये तो क्या है, रो मैट्रिक्स और ये है कॉलम मैट्रिक्स। और जब एक रो को एक कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1 बाई 1 का एलिमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, हम रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम से। देखिए यहां पर मैं एक बार मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूं। चलिए देखिए जैसे 2 3 4 को अगर हम 1 1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमें कितना मिलेगा, 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा ये, जो भी है 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये 1 बाई 1 का एक मैट्रिक्स है और 1 बाई 1 का मैट्रिक्स से फिर वो वेक्टर नहीं होता, उसको हम स्केलर के तौर पर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्केलर, एक अदिश राशि ले सकते हैं। तो देखिए ये एक स्केलर हो गया। जब भी रो मैट्रिक्स को किसी कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर हो जाता है, देखिए सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक स्टार्ट की थी तो सबसे पहले रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर से ही हमने शुरुआत की थी। एक पंक्ति सदिश क्या होता है, स्तंभ सदिश क्या होता है, इन सब पे हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो यहाँ पर देखिए जब आप इस तरह की दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और 1 बाई 1 की मैट्रिक्स मिलती है, यानी सिंगल एलिमेंट आपको मिलता है, तो फिर उसे स्केलर नहीं माना जाता। तो ये एक स्केलर है, अदिश राशि है ना। तो यहाँ पर अदिश राशि की क्या विशेषता होती है, एक स्केलर की क्या स्पेशलिटी होती है कि उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वही आ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, 2 3 4 5 इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5, ये तो बदलेगा। लेकिन देखिए अगर ये 1 बाई 1 का है, अगर कोई मैट्रिक्स 1 बाई 1 की है और यहाँ पर ये रो की फॉर्म में है, ये कॉलम की फॉर्म में, जब एक रो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो हमें 1 बाई 1 का एलिमेंट मिलता है, उसे हम स्केलर मानेंगे यहाँ पर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और स्केलर छोड़ो आप, तो यहाँ पर वेक्टर स्केलर की देखिए और भी आसान सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर 1 बाई 1 की कोई मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो यही आएगा, सीधी सी बात है। 1 बाई 1 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद होती है, स्वयं होती है। ठीक है, तो चलिए बहुत छोटी सी बात थी, इस पर क्या ज्यादा डिस्कस करना। चलिए तो यहाँ पर ये 1 बाई 1 की है और 1 बाई 1 की है, तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होगा। और 1 बाई 1 की मैट्रिक्स को एक स्केलर माना जाता है। और अगर सिंगल रो है तो वो वेक्टर होती है, सिंगल कॉलम है तो भी वेक्टर होती है। चलिए तो यहां पर देखिए W ट्रांसपोज B, और ये लीजिए ट्रांसपोज ले सकते हैं। और इसका कारण देखिए हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यहां पर लिखें आप, क्योंकि W ट्रांसपोज B एक अदिश है। अदिश का मतलब स्केलर। मैट्रिक्स थ्योरी में वेक्टर का मतलब होता है या तो रो मैट्रिक्स हो या फिर कॉलम मैट्रिक्स हो। लेकिन कोई 1 बाई 1 की आ जाती है तो फिर उसे हम स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, हम स्केलर मान के चलेंगे। तो ये एक अदिश राशि है, स्केलर है। स्केलर की वजह से ही देखिए इसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो किसके बराबर होगा, WTB के बराबर होता है। और इसमें क्या ज्यादा सोचना, देखिए अगर 1 बाई 1 की मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो खुद आ जाएगी, सीधी सी बात है। चलिए ये W है, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। ये लीजिए बहुत आसान सी मैथमेटिक्स चल रही है। अब यहां पर देखिए CX, इसमें वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, रिवर्सल लॉ अभी मैंने बताया था, AB ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो यहां पर देखिए B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और इसको फाइनली सोल्व करें, CX ग्रेटर देन इक्वल BTW। और देखिए यही तो प्रूफ करना था, ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है।
और यहाँ पर देखिए कहाँ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये देखिए ये जेड पी किसके इक्वल है, सी एक्स, और जेड डी किसके इक्वल है, बी टी डब्ल्यू के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो है जेड पी और ये है देखिए जेड डी, और यही तो हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ। तो देखिए थ्योरम बिल्कुल आसान है, यहाँ पर सिंपल सी हमने मैट्रिक्स यूज की। अगर हम इसको डायरेक्ट अगर एक बार देखिए थोड़ा सा फास्टली अगर समझे तो बहुत आसान है। देखिए ये प्राइमल प्रॉब्लम है, ये इसकी ड्यूल प्रॉब्लम है, इसका फिजिबल सॉल्यूशन x है और इसका फिजिबल सॉल्यूशन w है। तो ये x और w यहाँ पर जो भी कंडीशन दे रखी है उन्हें सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ कंडीशन आप देख सकते हैं ये है, और यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन x है तो हम इसमें x पुट करेंगे और इसमें w पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह की दो कंडीशन मिलेगी जो फिजिबल सॉल्यूशन से सेटिस्फाई है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक रिलेशन लाना है, तो हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे। हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया है, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं। यहाँ रिवर्सल लॉ लग जाएगा, है ना, डब्ल्यू ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सोल्व किया ये मिला। अब देखिए हमें सी एक्स लाना था, दोनों तरफ हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कंडीशन को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए इसके बाद दोनों तरफ हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनइक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक्स नॉन नेगेटिव है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप समझते हो। तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद देखिए डब्ल्यू ट्रांसपोज, और इसको हम यहाँ पर देखिए ए एक्स को रिमूव कर रहे हैं और इससे भी छोटी या बराबर क्वांटिटी हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये साइन डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना, फ्रॉम 1। और यहाँ पर चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ए एक्स की जो वैल्यू है, ए एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ए एक्स, चलते हैं हम 1 पे, तो देखिए ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी की जो वैल्यू है, बी क्या है, ए एक्स से छोटा है। और किसी क्वांटिटी को रिमूव करके अगर उससे छोटी क्वांटिटी रख देते हैं तो ओवरऑल जो वेटेज है वो तो छोटा ही रहेगा या बराबर रह जाएगा अगर इक्वल क्वांटिटी है ना। तो ए एक्स को हटा रहे हैं और उसके स्थान पर या तो इक्वल क्वांटिटी रख रहे हैं या फिर उससे छोटी क्वांटिटी रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टर्ब नहीं होगी, ये इनइक्वलिटी वही रहेगी। चलिए, और उसके बाद देखिए ये क्या है, दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। ये 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर हम इस लैंग्वेज को न देखें तो हम डायरेक्ट भी यहाँ समझ सकते हैं, ये 1 by 1 ऑर्डर की है और उसका ट्रांसपोज वो खुद होती है, दैट इज ए ट्रांसपोज बराबर ए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया, वही रहेगा, दोनों इक्वल है, और इसको सोल्व किया, फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट। और देखिए यहाँ पर हमने दो थ्योरम को समझा है, और इसी के साथ देखिए ड्यूल प्रॉब्लम में जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और जितना भी देखिए मैंने आपको बताया है वो काफ़ी सफिशिएंट है। और इसके बाद देखिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दो थ्योरम ये है जो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसे कवर करें, क्योंकि देखिए एग्जाम में ये थ्योरम से डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिलहाल तो आज हम इतना ही देखेंगे, और कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा असाइनमेंट प्रॉब्लम, नियतन समस्याएं। तो देखिए आज फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। गुड नाइट।